विद्युत मोटर के बारे में समझेंगे और यह भी दीर्घोत्तरीय सवाल है, 5 नंबर का है, 10वीं कक्षा से यह लिया गया है। और प्रयास है हमारा क्वेश्चन बैंक में जितना भी मेन क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, जनित्र, डायनमो, साबुन बनाने का विधि आदि जो भी है, मानव पाचन तंत्र के बारे में, ये सब आपको जो है वीडियो में एक एक करके मिल जाएगा। प्रयास हल वीडियो के माध्यम से कर दें ताकि परीक्षा आगे है और छात्र का इससे हित हो सके। चलिए हम चलते हैं विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर सबके घर में लगा होता है और इसका प्रयोग हम कई रूपों में करते हैं। पंखा जो देखते हैं, जो पंखा हमारे यहाँ चलता है, यहाँ भी विद्युत मोटर ही काम करता है, जिसमें बिजली देने के बाद यह घूमने लगता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर का काम क्या है? बिजली लेना, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, यह विद्युत मोटर का काम होता है। यह पूछेगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कहेंगे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर इसके इस गुंडी पर हम पंखा लगा देंगे तो यह जो है पंखा यानी पंखी लगा देंगे तो यह हवा देने का काम करने लगेगा, यानी पंखी बन जाएगा। अगर हम इस पर फैन बेल्ट चढ़ा देंगे, बेल्ट चढ़ा देंगे इस पर, तो आटा चक्की, आप लोग आटा पिसाने, गेहूं पिसाने या मक्का पिसाने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मशीन को, उस आटा चक्की को घुमाने के लिए बहुत वह उधर जो है जनरेटर चलता रहता है और उस पर से बेल्ट चढ़ा करके इधर लाया जाता है। तो उस जनरेटर के बदले में अब नया जो है विद्युत मोटर से आटा चक्की चलाया जा रहा है। तो वहाँ पर अगर इस पर फैन बेल्ट चढ़ा दिया जाए तो आटा चक्की का यह काम कर जाएगा, आटा चक्की को घुमाने का काम करेगा। अब इसी मोटर से, विद्युत मोटर से आप देखिएगा अभी टोटो चल रहा है, ई रिक्शा जिसको नाम दिया गया, वो अभी इसी मोटर से चलता है। मतलब इसी मोटर से नहीं, यह स्वरूप है सिर्फ मोटर का, मोटर ही उसमें लगा रहता है जो बैटरी से मूव होता है और बैटरी को चार्ज करके उससे उसको फिर बैटरी के ऊर्जा को मोटर घुमाने के लिए एसी करंट बना दिया जाता है और एसी से जो है उस मोटर को घुमाया जाता है। आपने छोटा छोटा मोटर भी देखा होगा जो डीसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो है वह डायरेक्ट जो है उसको बैटरी से भी चलाया जाता है। आपने छोटा छोटा मोटर देखा होगा, वह बैटरी से भी चलता है, बैटरी में भी दीजिएगा तो वह चलने लगता है। उसको डीसी फैन बोला जाता है, बाजार में उपलब्ध होता है डीसी फैन। चूल्हा जलाने वाले जो भी दुकानदार हैं वह डीसी फैन चला करके उसको हवा देने का काम करता है, तो वह डायरेक्ट बैटरी से भी चलता है। छोटा छोटा मोटर आता है, आप उसको कभी देखे होंगे, दुकानदार सब हवा लगाने के लिए भी पहले यूज करता था। अब तो बिजली हमेशा रहता है तो लोग उस छोटे पंखे का उपयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन आज भी आपको वह मोटर मिल जाएगा, तो वह यही मोटर है। इससे ये बिजली भी इससे जो है इसका काम हम पंखा के रूप में भी, फैन बेल्ट के रूप में भी आप जो कर सकते हैं। जितना इसका साइज बड़ा होगा उतना इसका क्षमता ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका कुंडली, आर्मेचर सब कुछ बढ़ेगा तो क्षमता भी बढ़ेगा। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले विद्युत मोटर की संरचना क्या है। विद्युत मोटर को जब जानेंगे तो उसके बाद उसके कार्य के बारे में भी हम लोग आसानी से जान सकते हैं। विद्युत मोटर में यहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर नीचे ही चुंबक दिख रहा होगा, लेकिन जब आप विद्युत मोटर देखिएगा तो उसके चारों तरफ चुंबक लगा रहता है। जैसे ऊपर नीचे है, इसी तरह दोनों साइड से भी रहता है। हमने इसके लिए, इस बात को ठोस पुख्ता करने के लिए एक दुकानदार के पास गया जो मोटर ठीक करता था, वहाँ पर जाकर देखा भी इस बात को। तो वहाँ पर हमने देखा कि चारों तरफ इस तरह का चुंबक लगा रहता है और यह शक्तिशाली, साधारण चुंबक नहीं होता, यह बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है। और इसके भीतर में आर्मेचर घूमता है, मूव करता है। आर्मेचर जब चुंबक के बीच घूर्णन करता है तो यह जो है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्मेचर भीतर में घूमने लगता है। आपके घर में यही मोटर लगा हुआ है जो पानी ऊपर करने के लिए या पानी चलाने के लिए। सबके घर में आजकल मोटर लगा हुआ है, कल चलाना कम पड़ता है, मोटर से सीधा पानी लेते हैं, तो वहाँ भी यही काम करता है। इसको जैसे ही बिजली देते हैं और यह घूमने लगता है। तो यहाँ पर अगर घूमने के जगह पर अगर हम पंपिंग सेट लगा दें, छोटा सा जो आता है वो,
तो यह पानी देने का काम करने लगेगा, यानी इसका आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं मोटर। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये सेल जोड़ा गया, ये सेल का चिन्ह है। आपने फिजिक्स में देखा होगा सांकेतिक चिन्ह में, तो सेल को इस तरह से दर्शाया जाता है। इसका मतलब है इसमें कै गो सेल है, 3 गो सेल है। या इसको वोल्टामीटर से, छोटा बैटरी जो वोल्ट मीटर होता है, 12 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट इस सब बैटरी से भी जोड़ करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल जोड़ा है, यह स्विच है। अब विद्युत जैसे तार जोड़ेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसलिए हम यहाँ पर स्विच दे दिया है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये चुंबक है। क्या है यह? चुंबक। और यह शक्तिशाली चुंबक है, साधारण चुंबक नहीं है। इसको चारों तरफ से, आर्मेचर के चारों तरफ यह चुंबक लगा रहता है। और इसका एक बॉडी होता है जो लोहा या एल्युमिनियम का होता है। हम लोग के घर में जो साधारण मोटर 1 HP का या ½ HP का 2 HP का जो मोटर होता है, उसमें एल्युमिनियम का जो है लगा रहता है। उसका ऊपर का जो परत है, सॉरी बॉडी है, वो एल्युमिनियम का रहता है। लेकिन जो भारी चुंबक है, सॉरी भारी मोटर है, जिसमें हमने कहा अभी पीछे कि उससे मशीन को भी घुमाया जा सकता है, तो वहाँ पर बड़ा बड़ा मोटर का प्रयोग करेंगे किया जाता है। तो उसका जो बॉडी होता है वह लोहे का बना होता है, क्योंकि लोहा मजबूत है। एल्युमिनियम का उतना पता है या महंगा पड़ेगा कह सकते हैं, तो इसलिए उसको लोहा से तैयार किया जाता है। तो इसका जो बॉडी है विद्युत मोटर का, वह बॉडी में इस चुंबक को कस दिया जाता है। बॉडी में छेद रहता है, उसको देखिएगा आप, अब कहीं जाइएगा बड़ा मोटर जहाँ पर भी रहता है, उसके अंदर में जो है ना नट दे करके, बाहर के बॉडी से नट दे करके इस चुंबक को टाइट कर दिया जाता है। तो ये जो चुंबक आप अभी यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यह चुंबक ऐसे ही नहीं रहता, यह बॉडी में कसा हुआ रहता है। तो बॉडी में इस सब चुंबक को कस दिया है और बीच में तब आर्मेचर स्वतंत्र रूप से घूमता है। और यह घूमता है कैसे? जब इसको हम विद्युत धारा देते हैं तब यह इसको मूव कराता है। आर्मेचर घूमता है, यह स्थिर है, चुंबक नहीं घूमता है। अगर पूछे कि विद्युत मोटर में मूव कौन करता है अंदर में, हम कहेंगे आर्मेचर मूव करता है। उसका जो चुंबक है वह चुंबक बॉडी में एडजस्ट है, वह घूमता नहीं है, आर्मेचर ही घूमते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक है, और इसके बीच में आर्मेचर लगा हुआ है। यह जो कुंडली देख रहे हैं आप, इसके बीच में यह आर्मेचर है। आर्मेचर यहाँ पर देख रहे हैं, यह 2 भागों में विभाजित है। इसका जो यह भाग है, यहाँ पर एक पित्तल का जो है वलय लगा हुआ है, आधा है, यह पूरा नहीं है। यह पित्तल का बना होता है, खंडित वलय यह लगा हुआ। और इस खंडित वलय के ऊपर यह जो आप 2 देख रहे हैं, यह कार्बन का ब्रश है। इसको हम R1 या R1 R2 दे दीजिए, इसको R1 R2, इसको कार्बन का ब्रश है तो C1 C2, यानी 2 ब्रश ऊपर नीचे लगा हुआ है। समझ में आ गया इतना तक? अब देखिए यहाँ पर जब हम इस सब चीज को फिनिश कर लेते हैं, तो यह कार्बन का ब्रश इसमें सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा अटैच है, हल्का हटा हुआ है, यानी कि इसी में सटा हुआ नहीं। अगर सटा देंगे तो क्या होगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हटा हुआ है ताकि मूव भी करे आराम से। और कार्बन का यह ब्रश है, ब्रश दांत धोने वाला ब्रश देखे हैं, तो उसमें प्लास्टिक का जो है या नायलॉन का जो मजबूत रेशा होता है, उससे कार्बन का कुच्ची बनाया जाता है ब्रश। उसी तरह से यह भी कार्बन का ब्रश है, स्पर्श तो करेगा लेकिन घूमने से रोकेगा भी नहीं, स्पर्श भी करेगा और आर्मेचर के कुंडली को घूमने से रोकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हम विद्युत धारा जब इसको प्रवाहित कराते हैं, कुंडली को बंद कर दिए, यानी स्विच ऑन कर दिए, तो कुंडली जैसे चालू हो गया, स्विच ऑन हो जाएगा जैसे ही, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होगा। विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होगा तो यह विद्युत धारा किसको मिलेगा, आधा कुंडलित है तो आर्मेचर इधर, और यहाँ इसको मिलेगा प्लस धारा इधर से। अब आप समझिए कि सेल में प्लस और माइनस,
अब आप समझिए कि सेल में प्लस माइनस कैसे जानेंगे कि किसको हम प्लस माने किसको माइनस। आप देखे होंगे बैटरी देखे हैं ना, बैटरी में यहाँ छोटा सा पोल रहता है, इसका जो पेंदा है यह जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का मैं बात कर रहा हूँ, यह माइनस होता है और यह प्लस होता है। पिछला पेंदा में आप देखिएगा कागज का या किसी भी चीज़ का हो तो उस पर नीचे माइनस लगा रहता है पेना में और आगे प्लस लगा रहता है। तो आगे देखिए छोटा है पॉइंट और पीछे का पॉइंट क्या है, बड़ा है। इसी का प्रूफ लिया, पीछे बड़ा आगे छोटा, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस। कंफ्यूजन खत्म। तो इसी कारण से यहाँ से जो यह विद्युत धारा चला है यह क्या है, प्लस, और पीछे से जो विद्युत धारा चला है यह क्या है, माइनस। समझ में आ गया। तो प्लस माइनस की धारा, इसमें भी हम एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम इस कुंडली को पकड़ के मोटर को ही घुमाना शुरू कर दें तो उससे भी विद्युत उत्पन्न होगा, और मोटर को स्थिर रख के कुंडली को घुराना शुरू कर दें तो उससे भी विद्युत उत्पन्न होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी भी स्थिति में आर्मेचर घूमेगा ना, तो अगर हम पकड़ लेंगे और इसको खड़ा करके अगर घुमाएंगे तो ये पूरा मोटर घूमेगा ना, और लेकिन घूम कौन रहा है, आर्मेचर। और इसको स्थिर रख के आर्मेचर को घुमाएंगे तो घूम कौन रहा है, आर्मेचर। दोनों स्थिति में आर्मेचर ही घूम रहा है। तो दोनों स्थिति में आर्मेचर ही घूम रहा है, लेकिन हमको बाहर से दिख रहा है कि ये घूम रहा है और ये घूम रहा है। समझ में आ गया। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह दो चुंबक है, दो चुंबक ही क्यों, और भी चुंबक है, ये समझाने के लिए चित्र में दो ही चुंबक दिया गया है, दो चुंबक है इसमें। और यह दोनों चुंबक जो है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों चुंबक पर तो बल समान लगेगा क्या, क्योंकि दोनों को तो करंट इक्वेशन मिल रहा है तो बल समान है, लेकिन दोनों का ध्रुव अलग अलग होने के कारण, दो चुंबक अलग अलग होने के कारण इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इससे पहले जो हमने ऑरस्टेड में पढ़ा, चुंबक ऊपर है तो उसका दिशा बदल जाता है, चुंबक नीचे है तो उसका दिशा बदल जाता है। उसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे, इसका चुंबक ऊपर है तो इसका ध्रुव दूसरा होगा और इसका ध्रुव दूसरा होगा। तो ध्रुव बदलने के कारण विद्युत धारा जैसे इसमें प्रवाहित करते हैं तो दोनों अपने अपने ध्रुव के अनुसार काम करता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आर्मेचर आधी गति करता है, इसके तरफ जाता है तो धक्का मार के इसको फिर इधर घुमा देता है, फिर इसके तरफ जाता है तो इसको इधर घुमा देता है। यानी आर्मेचर भीतर में जो है अर्धवलयाकार रूप से गति करते रहता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। सॉरी, विद्युत धारा कहते हैं, आर्मेचर घूमने लगता है। बात समझ में आया। आर्मेचर पूरा ने अर्ध घूर्णन करता है वलयाकार गति से, क्योंकि यह इधर जाएगा तो झटका मार के इसको फिर इधर घुमा देगा, फिर इधर से इधर, यानी यह अर्ध वलयाकार रूप से गति करते रहता है। आपने इस तरह का मोटर आज से 5 साल 10 साल पहले साइकिल में देखा होगा, या नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अभी भी मिलता है, लेकिन लोकल में जो है इसको मिलना अब कठिन हो गया, क्योंकि अब लाइट वगैरह सब ज़्यादा हो गया, चार्जेबल सब वही चलता है। अगर साइकिल में किसी को फॉक तो उसी का प्रयोग लोग कर लेता है। लेकिन पहले के ज़माने में जब इतना बैटरी सुदृढ़ नहीं हो पाया था तो उस समय लोग यही मोटर लगा करके चक्का पर सटा देता था, एक कुंडली घूरता था चक्का में सट करके, कुंडली घूरता था तो बिजली पैदा होता था, और वहाँ जा करके तो उसका भी स्वरूप इसी तरह का रहता था। वो घूर्णन करके बिजली पैदा करता था। ये घूर्णन नहीं कर रहा है, यह क्या कर रहा है, बिजली को ले रहा है और खुद घूम रहा है। तो खुद क्यों घूम रहा है, तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो यह आर्मेचर जो है, यह चुंबक इसको गति करवाता है, धक्का मारता है, यह को उसको गति करवाता है, मूव कर रहा है, क्योंकि इसका ध्रुव अलग है और इसका ध्रुव अलग है। और ये खुद आर्मेचर भी जो है उसके तरफ जब गति करने लगता है तो इसके ध्रुव अलग होने के कारण और इसके ध्रुव अलग होने के कारण कभी ये नीचे चला आता है, कभी ये ऊपर चला जाता है, कभी ये नीचे ऊपर, इस तरह से गति करते रहता है। समझ में आ गया। इस तरह से यह अर्धवलयाकार गति करते रह, पूरा गति न अर्धवलयाकार गति करते रहता है। इस तरह से करंट पैदा
इसी कारण से अर्धवलयाकार गति होने के कारण यह घूमने भी लगता है। अब कहोगे सर जब आर्मेचर अर्धवलयाकार गति करता है तो बाहर में पंखा पूरा क्यों घूमता है, सवाल हो सकता है ना। आर्मेचर देखो यहाँ है, ये है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर अर्धवलयाकार गति करेगा, लेकिन इसका जो पुल्ली है गोल राउंड, वह जो है क्या करेगा, वो पूरा गति करेगा। आर्मेचर अर्धवलयाकार गति करेगा, लेकिन भुजा इसमें ए बी सी डी दे दीजिए। यह मान लीजिए ए बी है और यह सी डी है, तो ए बी कभी ऊपर है तो कभी सी डी ऊपर चला जाएगा, फिर ए बी नीचे सी डी ऊपर, यही अर्धवलयाकार हुआ ना। आधा ऊपर आधा नीचे, जो नीचे है वो फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, इसी को अर्धवलयाकार गति कहा गया। वलय के स्थान भी बदलते रहते हैं और यह वलय का स्थान बदलते रहता है, इसको कहा गया है वलय। और वह भी इसका वलय जो है अवतल वलय कहा गया है। आपने दर्पण पढ़ा होगा, अवतल दर्पण भी इसी तरह का होता है, पता है ऐसा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, अवतल वलय। कौन वलय, अवतल वलय। इसका चुंबक किस रूप में रहता है, अवतल वलय के रूप में रहता है। किस रूप में, अवतल वलय के रूप में रहता है। से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह ऊपर नीचे की ओर गति करता रहता है और गति समान ही बना रहता है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह समान गति बनी रहती है। और आर्मेचर पर जो लगा हुआ बलयुग्म आर्मेचर है, यह लगातार गति करते रहता है, या तो बाएं ओर घूमेगा या दाहिने ओर, इसी को कहा गया वामवर्ती या दक्षिणवर्ती। किस तरह वलय है, या इसमें जो गति है वह होता ही रहेगा, ए बी सी डी भुजा ऊपर नीचे करते रहेगा, अर्धवलयाकार गति। और बलयुग्म आर्मेचर पर लगातार एक ही तरह काम करता है, आर्मेचर पर लेकिन एक ही तरह काम करेगा। यह जो घूर्णन है, चुंबक का घूर्णन, यह ऊपर नीचे अर्धवलयाकार रूप में करते रहेगा, ऊपर नीचे, कभी ए बी ऊपर जाएगा, कभी सी डी ऊपर जाएगा, कभी फिर सी डी नीचे, ए बी ऊपर, यह अर्धवलयाकार चलता ही रहेगा। और यह जो आर्मेचर है यह या तो वामवर्ती गति करेगा या दक्षिणवर्ती गति करेगा। वामवर्ती मतलब दाएं से बाएं की तरफ, और दक्षिणवर्ती मतलब बाएं से दाएं की तरफ, जिधर घूमेगा वही उसका गति हो गया। तो वामवर्ती या दक्षिणवर्ती रूप में यह घूमता रहता है। इस प्रकार विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा लेकर के मूव करते रहता है। अब इस पर जो भी चलाइए आप, पंखा चलाइए, बड़का पंखा लगा दीजिएगा तो बड़का पंखा बन जाएगा, यह पंखी लगाइएगा, जिस तरह का मोटर का क्षमता होगा उस हिसाब से उस पर लोड दीजिए, काम करेगा वह। तो विद्युत मोटर जो है, अब इसकी परिभाषा अगर पूछे तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि बिजली दिए इसको और यह क्या करने लगा, घूमने लगा, तो विद्युत ऊर्जा क्या बन गया, यांत्रिक ऊर्जा बन गया। तो विद्युत मोटर कैसे काम करता है, विद्युत ऊर्जा लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, घूमने लगता है। तो यही इसका कार्य भी हो गया और इसका डिफिनेशन भी हो गया। कार्य कैसे किया तो हमने बताया, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह ऊपर नीचे अर्धवलयाकार रूप से गति करने लगता है इसका चुंबक। और आर्मेचर जो है यह एक ही दिशा में या तो वामवर्ती घूमेगा या दक्षिणवर्ती घूमेगा। इसमें अगर करंट बदल देंगे तो इसका गति भी बदल जाएगा, याद रखना इस बात को। अगर प्लस माइनस को बदल देंगे यहाँ सेल को तो इसका गति भी बदल जाएगा। अगर मान लो माइनस इधर से दिए तो यह अगर दक्षिणवर्ती हो गया, अगर प्लस इधर कर देंगे तो यह वामवर्ती हो जाएगा। मतलब ध्रुव बदलने से इसकी दिशा भी बदल जाएगी। बात समझ में आ गया होगा सबको। विद्युत मोटर इसी तरह से कार्य करता है, यह इसकी कार्य विधि है। इसको अपने मन से लिखिए, फिगर बनाइए, इसका डिफिनेशन दीजिए। लिखेंगे ए बी जो है एक शक्तिशाली चुंबक है, ए बी और सी डी जो ऊपर और नीचे है, इसके बीच में आर्मेचर है। आर्मेचर में यह पित्तल का जो है अर्धवलयाकार लगा हुआ है। आर्मेचर के दोनों छोर पर, आर्मेचर का दो छोर है, एक आधा ऊपर आधा नीचे है, इस पर पीतल का जो है अर्धवलयाकार लगा हुआ है, गोल घुंडी। अर्धवलयाकार मतलब आधा है, आधा उसमें ऊपर वाला में, आधा नीचे वाला में लगा हुआ है।
और इसके ऊपर में थोड़ा सा इससे सटा हुआ स्पर्श करता हुआ कार्बन का ब्रश लगा हुआ है, जिसको C1 और C2 कहा गया है। और इसका पीतल का जो यह दिया हुआ है, इसका अर्धवलयाकार, इसका R1 और R2 नाम दिया गया है। यह जो है इसकी बनावट हो गया, समझ में आ गया बनावट। अब इसका जो है जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर एक स्विच बना देंगे और यहाँ पर सेल का संकेत दे देंगे। जैसे ही स्विच को बंद करते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। वलयाकार दोनों वलय में समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन दोनों का ध्रुव अलग है। दोनों एक ऊपर है एक नीचे है, तो दोनों का ध्रुव अलग रहने के कारण यह बल लगाता है किस पर? आर्मेचर पर। आर्मेचर स्वतंत्र है, इसलिए आर्मेचर घूम जाता है। आर्मेचर क्या होता है? घूम जाता है। या आर्मेचर को अगर तुम जाम करके रखोगे तो इसका चुंबक घूमेगा, तो चुंबक घूम जाएगा। चुंबक कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। चुंबक ऊपर नीचे अर्धवलयाकार रूप से गति करता है, लेकिन इसका जो आर्मेचर है यह या तो वामवर्ती गति करेगा या तो दक्षिणावर्ती गति करेगा। और इस प्रकार जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता रहेगा इसका गति बना रहेगा। विद्युत धारा बंद, गति बंद हो जाएगा। तो विद्युत धारा जैसे इसमें देंगे तो यह गति करने लगता है। अब इसका प्रयोग हम कई रूपों में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम पंखी लगा देते हैं तो यह पंखा का हवा देने का काम करेगा। अगर इस पर हम विद्युत आटा चक्की लगा देते हैं तो यह आटा चक्की को घुमाने का काम करेगा। यानी इस पर जिसको लगाएंगे वह इसको घुमाएगा, सीधा समझो। इससे जिसको जोड़ेंगे वो क्या करेगा? उसको भी घुमाएगा। चाहे तुम फैन बेल्ट से जोड़ो कि डायरेक्ट जोड़ो, उसको भी घुमाएगा। बस इतना सा इसमें बात है। ध्यान समझ में आ गया। अब तुम लोगों के दिमाग में हो सकता है एक शंका हो कि यह आधा घूमता है कैसे? आधा घूमेगा तो इसको पूरा कैसे घुमाएगा? शंका है ना सबके मन में। सवाल तो कोई पूछ नहीं सकते हो, चूंकि ऑफलाइन क्लास है, इसलिए हम ही इस शंका को समाधान भी कर देते हैं। आपने देखा होगा, हम साधारण उदाहरण देते हैं। घर में सबको मशीन है कपड़ा सीने वाला, उसका जो पायदान होता है, इसके पायदान में एक पहिया लगा होता है, आपने देखा होगा, देखा है ना। और इस पहिया को घुमाने के लिए इसमें इस तरह की युक्ति लगी रहती है और इस पर एक छड़ लगा रहता है और इस छड़ को पैडल से जोड़ दिया जाता है। अब आप बताइए कि पैडल कैसे घूमता है? पैडल नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन पहिया कैसे घूमता है? पूरा घूमता है। क्या नहीं देखे हैं? पैडल को सिर्फ ऊपर नीचे ही न दाबते हैं, लेकिन पहिया कैसे घूमता है? पूरा गोल गोल घूमता है। बस इसी को समझ लीजिए। यहाँ आर्मेचर तो अर्धवलयाकार गति करेगा, लेकिन इसका चुंबक अर्धवलयाकार गति करेगा, लेकिन इसका आर्मेचर पूरा गोल गोल घूमेगा। बात समझ में आ गया? बस इसी के तरह और भी उदाहरण हो सकते, लेकिन इससे साधारण उदाहरण कुछ नहीं, क्योंकि इसको हम रोज देखते हैं। पैडल को हम जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो यह जो है इसको दबाव देता है, फिर इसको घुमा देता है, फिर दाबते हैं तो इसको खींच लेता है, फिर ऊपर से दाब देता है। यानी एक बार दाब देता है, एक बार खींच लेता है, गति कंटिन्यू बना रहता है। तो अब दिमाग में शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग कमेंट्स डालें, अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि है या किसी के मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट्स डालें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और आगे वीडियो बनाते रहे और आप तक पहुंचता रहे। 10वीं वर्ग के छात्र हो कि इंटर के छात्र हो, है भले ही यह 10वीं के सिलेबस में, लेकिन आप इंटर के भी फिजिक्स को उल्टा कर देखिएगा, इसका आपको वहाँ भी वहाँ भी आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा, चैप्टर मिल जाएगा। इंटर वाले को भी फिजिक्स में इसको विद्युत मोटर, विद्युत डायनमो, जनित्र, ये सब उसको भी पढ़ना है, इसलिए दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह 10वां के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन बैंक में पूछा है, पिछले साल कई बार पूछ दिया है, इसलिए हमने इसको वीडियो के रूप में सोचा कि बना देते हैं ताकि विद्यार्थी को समझना आसान हो जाए। तो उम्मीद है कि हमने आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया होगा या आपके मन के सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। हर हर महादेव।